नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र कुमार मौज एनआरआई टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस शो के हमारे मेहमान एक ऐसे प्रवासी भारतीय हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं और पिछले 20 सालों से इस पेशे में कार्य कर रहे हैं। ये पिछले 8 सालों से यूएई के अबू धाबी में एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और इसके पहले भी इन्होंने इंडिया में बहुत ही प्रतिष्ठित हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दी हैं। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूं डॉक्टर राहुल मिश्रा से और बातें करते हैं उनके इंडिया से यूएई तक के सफ़र के बारे में और जानेंगे यूएई के मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में। डॉक्टर राहुल, मौज एनआरआई टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं बहुत ही आभारी हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस शो में भाग ले रहे हैं। मेरा प्लेजर। इससे पहले कि हम अपनी बातों का सिलसिला शुरू करें, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पिछले कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में डॉक्टर कम्युनिटी ने जिस तरह से अपनी हार्ड वर्क और डेडिकेशन से लोगों की सेवाएं की हैं, उसके लिए मैं और हमारे दर्शक तहे दिल से आपके आभारी हैं। थैंक यू। तो चलिए इस शो को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो डॉक्टर राहुल, क्या आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आप इंडिया में कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की है? मैं लखनऊ का हूँ और मेरी पूरी पढ़ाई ऑलमोस्ट एमबीबीएस के पहले की लखनऊ के ही है जी। मैंने एमबीबीएस अपना मगध मेडिकल कॉलेज गया से किया है जी। उसके बाद मैंने एनेस्थीसिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर से। जी जी जी। तो सारी एजुकेशन मेरी लखनऊ, गया और कानपुर में हुई है। जी। तो आपने एक अच्छा समय व्यतीत किया है अपनी स्टडी के लिए इंडिया में। जी। डॉक्टर राहुल, आपको डॉक्टर बनने का मन कैसे हुआ? डॉक्टर बनने के लिए पहला एक्सपोजर तो मेरे फादर से था, आर्मी में थे और मेडिकल सर्विसेज में थे, तो वहाँ से मेरा एक्सपोजर था और साथ में कुछ अपना अंदर से ही था कि शुरुआत से ही है यही करियर ऑप्शन, कुछ और दिमाग में आया ही नहीं कभी भी जी। हमेशा से ही रहा है कि डॉक्टर ही बनेंगे जी। हमको एक्सपोजर, साथ में एनवायरनमेंट और मेरा मेंटल मेकअप भी उसी तरह का है, ऐसा कुछ था शुरुआत से कि मेडिसिन में ही जाना जी। तो डॉक्टर राहुल, कुछ अगर आप नहीं बनते तो आप अपने आप को किस फील्ड में देखते? मैं तो अब मेरे फादर आर्मी में थे, मेरे ब्रदर एयरफोर्स में हैं, तो मैं भी आर्मी डॉक्टर नहीं तो मैं आर्मी में होता। आर्मी में रहते। चलिए, सो आप किसी न किसी तरह से देश की सेवा करना चाहते थे। हाँ, वो तो है ही। या तो आर्मी में रहते हुए या फिर आप अभी अपने करंट प्रोफेशन में भी देश की सेवा कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी जी जी। ये बहुत ही अच्छी बात है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी तरह से आप लोगों की देश और लोगों और अपने देश की सेवा करते रहें हमेशा। जी। डॉक्टर राहुल, आपको अबू धाबी में आने का मौका कैसे मिला? जैसे अपनी पढ़ाई करने के बाद थोड़े दिन प्रैक्टिस करने के बाद अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे, तो दोस्तों से सुना, सोशल मीडिया में देखा, फिर सारी तरफ मैंने रिसर्च किया कि कौन सा है, कौन सी जगह जाना चाहिए। तो मुझे लगा कि गल्फ़ और स्पेसिफिकली यूएई में जी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं ढूंढ रहा हूँ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस, वो सब मुझे यहाँ मिलेगा। काफ़ी रिसर्च किया मैंने, कई लोगों से बात की, इंटरनेट पे देखा जी। उसके बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मैंने डिसाइड किया यहाँ आने का। जी। तो जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको अपने किसी एजेंट के थ्रू या कैसे आपने अप्लाई किया था यहाँ पर? एजेंट के थ्रू तो नहीं, मैंने कई जगह अपनी सीवीज मेल की, मोस्टली इंटरनेट के थ्रू, और एक उसी के प्रोसेस में मेरे हॉस्पिटल जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया उनको मेरा सीवी मिला, उन लोग ने मुझे कांटेक्ट किया, इंटरव्यू हुआ जी, और फिर सारा कुछ उसके बाद से बड़ा स्मूथ प्रोसेस रहा। उन लोग ने जॉब ऑफर किया जी और मुझे भी टर्म्स एंड कंडीशन पसंद आए तो सीधे ज्वाइन किया मैंने। सीधे ज्वाइन किया आपने। चलिए, ये कुछ मतलब कह सकते हैं कि ये लक नहीं था, बट आपका डेडिकेशन और आपने ऐसा कुछ रिसर्च जो भी किया है उसकी वजह से आपको अबू धाबी में आने बिना सोचे समझे तो नहीं कहीं भी आएंगे,
तो काफ़ी बड़ा स्टेप होता है जी। अपना कहाँ पे सेटल हो रहे हैं वो डिसाइड करने का, इसलिए सोच समझ के रिसर्च करके लोगों से पूछ के राय लेके जी तब यहाँ पे मैं चलिए ये बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे बहुत सारे लोग बाई लक चांस मिल जाता है, बट आपने जैसा किया कि आपने एक तरह से वेल प्लान्ड वे में प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी प्लानिंग करके फिर आप अबू धाबी मूव किए, ये एक अच्छी बात है। और मैं अपने दर्शकों को भी सुझाव देना चाहेंगे कि अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा पहले रिसर्च कर लें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से वहाँ का रहन सहन और वहाँ का कंडीशंस क्या हैं, फिर उसके हिसाब से आप रिलोकेशन के लिए प्लान कर सकते हैं। डॉक्टर राहुल, अबू धाबी में आप पिछले 8 सालों से रह रहे हैं और आप के परिवार भी आपके साथ रहता है, तो अभी आपको यहाँ रहने में कैसा लगता है और क्या महसूस करते हैं यहाँ पर की फैसिलिटीज़, अमेनिटीज़ के बारे में? ये तो जैसा मैंने सुना था उसी तरह का मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ जी, कि आपका जो जिस तरह से आप रह रहे हैं वो कंफर्टेबल है कि नहीं, आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो ठीक है कि नहीं जी, आपका जो प्रोफेशनल काम है उससे आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं, आप क्वालिटी काम कर रहे हो कि नहीं, जी, ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको काम करने में मज़ा आ रहा हो, जी। तो वो सारी चीज़ें मुझे अबू धाबी में मिल रही हैं। जी, जी। तो इन सब चीज़ों की वजह से आप एक तरह से जुड़ गए हैं अबू धाबी एकदम के जुड़ गए। कल्चर से जुड़ गए हैं, और जिसके कारण कि आप और आपका परिवार जी। यहाँ पर रहने में एक तरह से प्राउड फील करते हैं। जी एकदम करते हैं। यहाँ पे हम बहुत ही अपने आप को प्रिविलेज और सेफ समझते सेफ हैं। भी समझते एक हैं, तरह का प्रिविलेज है यहाँ रहना। यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है जी, हम लोग के लिए बहुत लकी है कि हम लोग हैं यहाँ पे। डॉक्टर राहुल, अबू धाबी में एक आम आदमी के लिए किस तरह की मेडिकल सुविधाएं अवेलेबल हैं? यहाँ की सुविधाएं तो एकदम मैं कहूँगा कि बेस्ट इन द वर्ल्ड है जी, हर एक लेवल का है। एक प्राइमरी केयर जिसमें जी। कि हम यहाँ पे मेडिकल सेंटर्स आते हैं, जी, फिर सेकेंडरी केयर जी। और टर्शरी केयर और क्वाटरनरी केयर भी, मतलब हर एक लेवल का जैसा आपको रिक्वायरमेंट है। जी, सारे हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स काफ़ी नज़दीक हैं, मतलब आपको ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता है। जी, बेसिक जो है आपको मेडिकल ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट है, आपको विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस मिल जाता है। जी, फिर जैसी रिक्वायरमेंट है आप दूसरे हॉस्पिटल में टर्शरी केयर में जा सकते हो, वो भी नज़दीक ही है वो भी सारे। नज़दीक तो ही। सारी चीज़ें हैं। यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम काफ़ी रेगुलेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा। जी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक JCI करके ऑर्गेनाइजेशन है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, जी। जो कि स्टैंडर्ड्स ले डाउन करता है। जी, तो यहाँ के सारे हॉस्पिटल्स का रिक्वायरमेंट है जी, कि वो स्टैंडर्ड्स को आप मीट करें। उनके इंस्पेक्शन होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स आते हैं, जी, तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है वो। और वो मिनिमम स्टैंडर्ड थे, सारे हॉस्पिटल उससे ऊपर के हैं। जी, तो हमारा कोई इसमें हेजिटेशन नहीं है कि हाँ वर्ल्ड क्लास के सारे हॉस्पिटल बिना किसी सोचे हुए वर्ल्ड क्लास। जी, धन्यवाद डॉक्टर राहुल, ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने बताई। तो दर्शकों, जैसा डॉक्टर राहुल ने बताया, अबू धाबी में रहते हुए आपको मेडिकल सुविधाओं के बारे में सोचना नहीं है। यहाँ पर आप जिस जगह भी रहें वहाँ पर आपको विद इन रीच हॉस्पिटल्स या क्लिनिक मिल जाएंगे, और डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बेसिस पे आप और भी जो भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और जैसा डॉक्टर राहुल ने बताया, यहाँ पर की मेडिकल सुविधाएं वर्ल्ड क्लास की हैं और इसके लिए ये पूरे दुनिया में नोन भी हैं। ये कोविड के टाइम में जो WHO और जो दूसरी बॉडीज़ हैं, इन लोग ने अबू धाबी और UAE को अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड कहा है कोविड के रिस्पांस के लिए। जी, और, जी हाँ। और सेम चीज़ इनका बाकी चीज़ों में भी है। दे आर इम्प्रूविंग देयर फैसिलिटीज़ कंटिन्यूसली। जी, तो हेल्थ वाइज वर्ल्ड क्लास है। वर्ल्ड क्लास है जी। डॉक्टर राहुल, अबू धाबी में हेल्थ इंश्योरेंस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें एक नॉर्मल आदमी को क्या क्या कवरेज मिलता है? एक तो पहली बात है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है जी, सारे लोग को मिलता है विदाउट एक्सेप्शन। आप जो नॉर्मल जो लेबर क्लास का आदमी है या फिर बहुत ही रिच आदमी है, सबके लिए इंश्योरेंस है। डिफरेंट लेवल्स के इंश्योरेंस है और वो इंश्योरेंस सब कुछ कवर करता है।
जी इमरजेंसी केयर से लेकर के जो टर्शरी केयर है, आपको छोटा मोटा सर्दी ज़ुकाम के लिए है जी वो भी कवर होता है। थोड़ा आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, आईसीयू की ज़रूरत है, तो सारे कार्ड्स वो कवर करते हैं। जी जो एक और चीज़ है यहाँ की बहुत अच्छी, यहाँ की एम्बुलेंस सर्विसेज, जी ये इनका है और क्लेम है, और वो ऑन द ग्राउंड भी होता है कि 4 मिनट के अंदर आपके पास एक एम्बुलेंस पहुँच जाएगी जी किसी भी सिचुएशन में। और वो एम्बुलेंसेज नॉर्मल एम्बुलेंसेज नहीं होती हैं, वो एडवांस्ड ACLS की एम्बुलेंसेज होती हैं। जी जी तो सारा इंश्योरेंस से कवर होता है कि कोई आदमी डिप्राइव नहीं है किसी मेडिकल ट्रीटमेंट से। जी। ये एक बहुत अच्छी जानकारी दी है, मुझे भी पता नहीं था कि यहाँ फिर एम्बुलेंस 4 मिनट में 4 पहुँच मिनट सकती का हैं। उनका है। और ये दर्शकों को बताना चाहूँगा, अगर 4 मिनट में एम्बुलेंस आपके इमरजेंसी सिचुएशन में आपके पास पहुंचती है तो इससे ज़्यादा मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। ये ऐसी सुविधाएं मिलना एक गर्व की बात है। ये लोग एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स यूज़ कर रहे हैं पेशेंट तक पहुंचने के लिए। रिमोट से रिमोट एरिया, पहाड़ के ऊपर, समुद्र के अंदर, जी सब जगह आपके पास एक इमरजेंसी सर्विस, आपको इमरजेंसी की ज़रूरत है वहाँ पे आपको मिलती है। जी जी। डॉक्टर राहुल, यहाँ पर चूँकि इंश्योरेंस में सब कुछ कवर्ड है जैसा आपने बताया, बट क्या एक आम आदमी को कुछ पेमेंट भी करना पड़ता है? एक नॉमिनल पेमेंट होता है दिखाने के लिए शुरुआत में, कंसल्टेशन के लिए पहला, लेकिन उसके बाद दवाइयों में भी मामूली सा एक को पेमेंट होता है जिसको कहते हैं। जी। बाकी बाकी जो सर्जरी और जो एडवांस ट्रीटमेंट है वो कैशलेस और कोई आपके पास बर्डन नहीं है, वो सारा इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। जी। सो डॉक्टर राहुल, इसका मतलब यह है कि जो आउट पेशेंट हैं बेसिकली उसमें सिर्फ को पेशेंट लगेगा, और अगर इन पेशेंट के जो भी ट्रीटमेंट होते हैं वो सभी कैशलेस है, सभी हर एक फ्री कार्ड में, हर एक इंश्योरेंस में वो फ्री है। जी, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। डॉक्टर राहुल, आज की डेट में चूँकि अबू धाबी बहुत ही एक पॉपुलर सिटी है रहने के लिए, तो बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं कि जॉब सर्च करके यहाँ पर आएँ और कंप्लीटली फैमिली के साथ यहाँ पर रिलोकेट करें। तो उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उन लोगों को किस किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए, 2 तरह की यहाँ पे मैं कहूँगा कि इश्यूज़ होते हैं सारे लोगों के लिए यहाँ पे जब शिफ्ट करते हैं। एक है मेंटल साइड और एक है फिज़िकल साइड। जी। तो मेंटल साइड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए, किसी के लिए भी अपना कंट्री छोड़ के आना एक बड़ा स्टेप होता है। जी। और उसके लिए आपको फैमिली को आप छोड़ के आ रहे हो, आपके दिमाग में है कि कहाँ, किस नई जगह जा रहे हैं, वहाँ क्या होगा। जी। तो कभी कभी मेंटली बहुत दिमाग पे जोर पड़ता है। जी। लेकिन ऐसा इंस्टीट्यूशंस ने, गवर्नमेंट ने भी ये प्रोसेस को ईज आउट करने के लिए किया हुआ। जैसे मेरा अपना, हमने ज्वाइन किया तो एक ओरिएंटेशन क्लासेस हुई। जी। उसमें अपने जॉब के बारे में, अपना कंट्री के बारे में, लॉज के बारे में, ये सब चीज़ें ओरिएंटेशन होता है हम लोग का, तो दैट मेक्स द प्रोसेस ईजियर। तो आपको जब आने का सोच रहे हैं, सबसे पहले मेंटल आपको मेकअप ठीक होना चाहिए। जी। यहाँ आके तो सबको मालूम चल जाता है कि अच्छी जगह है, मोस्ट पीपल एडजस्ट वेरी इजीली। जी। और दूसरा पार्ट है जो यूनिक है हेल्थ वाइज, हेल्थ चैलेंजेस में यूएई का, वो है यहाँ से एक तो इट इज़ ऑब्वियसली अ हॉट कंट्री। जी। तो एक हीट स्ट्रोक का बहुत चांस रहता है यहाँ पे। जी। ऑल्दो यहाँ की बिल्डिंग सारी एयर कंडीशन है, लेकिन कभी कभी काम करने के लिए बाहर जाना है, तो वो एक सीखने का प्रोसेस होता है। जी। कि आप शुरुआत के दिनों में धीरे धीरे बाहर जाना शुरू करें। जी। और अपनी बॉडी को एडजस्ट होने का टाइम दें। दूसरा है कि यहाँ पे एयर कंडीशनिंग तो ऑलमोस्ट हर एक बिल्डिंग में है। जी। एक उसकी वजह से और डस्ट की वजह से एलर्जीज़ बहुत होती हैं। जी। तो उसके लिए भी आपको प्रिकॉशन लेना है। ये सही तरफ से मास्क, एक्सपोजर, डस्ट का एक्सपोजर, एयर कंडीशनिंग से भी एक बॉडी एडजस्ट होती है। हम लोग तो अपनी कंट्री से आए हैं जहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे भी आपको बॉडी को साथ कुछ हैबिट डालनी है हर चीज़ की। तो एयर कंडीशनिंग की भी एक हैबिट ही होती है। तो उससे आप बीमार ना पड़ जाएं, उसका यूज़ करें और बीमार ना पड़ें, ये एक एम है। तो यही 2 चैलेंजेस हैं, मेंटल और एक फिजिकल चैलेंजेस। जी। जी। धन्यवाद डॉक्टर राहुल। सो दर्शकों, जैसा डॉक्टर राहुल ने बताया,
कुछ बेसिक चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं अगर आप अबू धाबी मूव कर रहे हैं तो, पर उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं। ये कुछ चीज़ें ऐसा है जो कि आप थोड़े ही समय में अपने आप को उसमें एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आपको सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा, जैसा डॉक्टर राहुल ने बताया। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, जैसे हर एक स्टेट के भी ग्रुप के लोग हैं कि तमिल, तेलुगु, अपना एक मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मोटिव है, लेकिन अपने एक टुगेदरनेस है, सब कोई साथ में रहने वाला, जोड़ के रहने वाला, वो सिस्टम यहाँ पे काफ़ी प्रेवलेंट है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जी, सो आपका कहने का मतलब यहाँ पर जो भी इंडियंस हैं जैसे भी हैं वो लोग भी सोशली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इंडिया की सोसाइटीज़ हैं, कल्चरल सोसाइटीज़ हैं, तो अपने आप को कम्युनिटी लिविंग में हम लोग ने मोल्ड करके रखा हुआ है। चलिए डॉक्टर राहुल, एक अबू धाबी में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? जो रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है इंडिया में, लेकिन रिक्वायरमेंट काफ़ी क्लियर हैं। आपको MBBS अपने स्पेशलाइजेशन करने के बाद जी, या फिर आप जनरल प्रैक्टिशनर MBBS करने के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जी, अपनी फील्ड में इंडिया में। जी, उसके बिना आप यहाँ का एग्ज़ाम नहीं दे सकते जी, और इंडिया में जो भी पास हो रहा है MBBS या स्पेशलाइजेशन में, उसको एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है। जी, तो वो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है। पहले यहाँ पे वाइवा होता था, यहाँ आना पड़ता था, अभी ऑनलाइन होता है। जी, इंडिया में भी रह के दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं। जी, उसको क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हैं लाइसेंस के लिए। जी, तो बस क्लियर करना है, 3 साल काम करना है, लाइसेंस क्लियर करना है और आपको फिर जॉब के लिए अप्लाई करना है, जॉब के लिए सर्च करना और उधर अप्लाई करना है। जी, जी, लेकिन 3 साल आपका मैंडेटरी है कि मैंडेटरी एक्सपीरियंस पोस्ट योर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। जी, तो ये डॉक्टर्स के लिए है। नर्सिंग में भी सेम कंडीशंस हैं या कुछ अलग है? नहीं, नर्सिंग में कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है टाइम का जी, लेकिन उनके लिए भी एग्ज़ाम है। अच्छा, एक एग्ज़ाम उनके इसीलिए तो इन लोग ने अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखे हुए हैं कि बिना आप क्वालिफिकेशन लिए हुए, वो एग्ज़ाम क्लियर किए हुए आप आ ही नहीं सकते। जी, इसीलिए हेल्थ सर्विसेज अच्छी हैं। जो यहाँ आ रहा है वो कई लेवल से गुजर के चेक होके आया हुआ है। जी, एक और चीज़ होती है कि ये लोग लाइसेंसिंग के प्रोसेस में, जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, जी, तो एक डेटा फ्लो करके ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं। तो आपका 12th MBBS, आपका स्पेशलाइजेशन, जी, आपने कहाँ कहाँ काम किया हुआ है, वो सारा वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअल में है कि नहीं। है कि नहीं? जी, वो लाइसेंस वो सब हो गया, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। जी, जी। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और जो लोग भी इस मेडिकल फील्ड में अबू धाबी आना चाहते हैं उन लोगों को अपने सर्टिफिकेट्स पे कुछ ज़्यादा ध्यान देने चाहिए। कभी भी पेपर वर्क आपका स्ट्रांग होना चाहिए जी, कि सब कुछ इन ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि वो चेक होगा, चेक होता है हर चीज़ यहाँ। हर एक लेवल पे चेक होगा, आपका नॉलेज भी चेक होगी आपकी एग्ज़ाम में। जी, जी। डॉक्टर राहुल, जो इंडिया से कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो प्लान कर रहे हैं रिलोकेट करने के लिए अबू धाबी में, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? सबसे पहले है कि आप अपने आप को क्लिनिकली स्ट्रांग रखिए कि आप सिर्फ पढ़ाई वाला तो सारे लोग कर रहे हैं जी, सिर्फ पढ़ाई के अलावा जो प्रोफेशनल काम है जिसको हम क्लिनिकल वर्क कहते हैं जी, वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सिर्फ पढ़ते ही नहीं आप काम सीखोगे। इंडियन डॉक्टर्स की रेपुटेशन है यहाँ पे जी, कि दे आर क्लिनिकली वेरी गुड। हर एक फील्ड में सर्जरी, मेडिसिन, उनकी पहचान है, उनको समझा जाता है कि अच्छे हैं, इसीलिए क्योंकि हम लोग ने बहुत काम किया हुआ है, काम जानते हैं, अपना क्लिनिकल वर्क हम जानते हैं, इसीलिए तो वो आपको अपनी पढ़ाई के बीच में मजबूत रखना है। जी, सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपको पेशेंट के साथ उसके ऊपर जो उसके सर्जरी है, एनेस्थीसिया है, वो सब आपको सीखना है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डॉक्टर अभी ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं इंडिया में, उनके लिए कुछ ऐसा स्पेशल चेक्स है या कुछ ऐसा यहाँ पर की गवर्नमेंट करती है? नहीं, चेक मतलब कि आपका हर एक लेवल पे आप जहाँ जॉब कर रहे हैं जी, वो चेक करेंगे कि हाँ वाकई में वो जॉब कर रहा था कि नहीं। जी, आपने किसी हॉस्पिटल में काम किया या फिर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं
तो वो भी आपको सबमिट करना होगा कि इस पीरियड से आपको लॉग देना है कि इस पीरियड से इस पीरियड में आपने कहाँ काम किया, और वो वेरीफाई होता है। और डॉक्टर राहुल, जो लोग अभी MBBS कर रहे हैं, जो अभी इनरोल्ड हैं ऑलरेडी, वो या तो अबू धाबी में हो या UAE में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर इंडिया में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? उनके लिए भी है कि पढ़ाई तो करनी ही है जी। लेकिन हॉस्पिटल में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करिए आप जितना कर सकते हैं। जो आप सीखेंगे पेशेंट के साथ में, जी। अपने टीचर के साथ, वो बुक्स में सब कुछ नहीं मिलेगा। जी। जब आप करेंगे तभी आप सीखेंगे। तो हॉस्पिटल में बहुत टाइम स्पेंड करना है। आजकल थोड़ा ट्रेंड कम हो गया है इंडिया में, लोग किताबों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन बिना उसके आप सीखोगे नहीं, आप क्लिनिकली स्ट्रांग नहीं होंगे। जी। पेशेंट के साथ हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड करना है, आपको सीखना है वो। जी जी। डॉक्टर राहुल, जैसा आपने बताया, मैं भी पर्सनली ऐसा बिलीव करता हूँ कि आप किसी भी आप क्षेत्र में हैं, प्रैक्टिकल हैंड होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, तो यहाँ भी प्रैक्टिकल हैंड्स बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे कितना भी थियोरेटिकली पढ़ लें, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल हैंड नहीं है तो आप अपने वर्क में जहाँ भी आप काम करें वहाँ पर परफॉर्म अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है, और मैं आशा करता हूँ जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, और अगर आप MBBS कर रहे हैं, तो जैसा डॉक्टर राहुल ने बताया है, आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दीजिए अपने एकेडमिक्स के दौरान। डॉक्टर राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी हैं। एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि अबू धाबी में आप भी 8 सालों से रह रहे हैं, मैं भी पिछले 13 सालों से अबू धाबी में रह रहा हूँ, पर यहाँ की जो भी कंडीशंस है, इन्वायरमेंटल्स और लिविंग कंडीशन और लाइफस्टाइल्स यहाँ पर जो भी है, आप एज ए हेल्थ प्रैक्टिशनर, आप यहाँ के जो भी NRIs हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जो कि हम लोग फॉलो कर सकें? आजकल हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन में, बाकी कंट्रीज़ में भी है लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है जी, कि लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बढ़ रही हैं। लाइफस्टाइल डिजीज़ेस मतलब कि डायबिटीज़ हो रही है जी, लोगों का खाने की वजह से, इनएक्टिविटी की वजह से, जी, एक्सरसाइज कम हो जाती है यहाँ पे जी, बाहर गर्मी है तो लोग एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि बाहर नहीं है, खाना बहुत रिच है जी, तो इसकी वजह से ये लाइफस्टाइल डिजीज़ बढ़ रही हैं। डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन, बीपी का प्रॉब्लम हो रही है जी, तो ये इसके ऊपर कंट्रोल करना है, हमको ध्यान देना है अपने हेल्थ के ऊपर, खाने के ऊपर। आपको न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए, लेकिन एक्सेस फैट और एक्सेस कैलोरीज वाली डाइट नहीं चाहिए जी, साथ में एक्सरसाइज करना है जी, मिनिमम एक्सरसाइज है, वो मैंडेटरी है। तो ये हम लोग देख रहे हैं हॉस्पिटल में कि इस तरह की डिजीज़ बढ़ रही हैं, उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जी जी। बहुत अच्छा डॉक्टर राहुल। एंड जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप UAE में रहते हैं, तो जैसा डॉक्टर राहुल ने बताया, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइजिंग बहुत ही ज़रूरी है। आई थिंक जो कि हमें अपने हम चाहे कितने ही बिजी क्यों ना हो, हमें कुछ करीब आधे घंटे या 45 मिनट जैसा लोग कहते हैं का समय एक्सरसाइज के लिए निकालना चाहिए। और एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी भी तरह के एक्सरसाइज हो, मिनिमम आप एटलीस्ट वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए। अगर आप जिम में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो भी सूटेबल हो किसी तरह का एक्सरसाइज करना है। यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है, वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, पार्क्स हैं जी, वहाँ पे एक्सरसाइज का इक्विपमेंट है। एक कल्चर बनाने का कोशिश है गवर्नमेंट का कि एक्सरसाइज करें जी। तो इसी से बचना है, हमको से बचना है कि लाइफस्टाइल डिजीजेज ना हो जाए। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राहुल, आपने इतनी सारी अच्छी जानकारियाँ मुझे और हमारे दर्शकों को दी हैं। मैं आपका दिल से आभारी हूँ कि आप इस मौज NRI टॉक शो में शामिल हुए, और आपने जो भी आपका देश से विदेश तक का सफ़र है उसके एक्सपीरियंस को आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। मैं आशा करता हूं कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आपके दिए हुए इन्फॉर्मेशन से कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होगा।
होपफुली। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद दर्शकों। आशा करता हूँ डॉक्टर राहुल द्वारा दी हुई जानकारियाँ से आपको कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होगा। आप इसी तरह इस शो पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये उन ज़रूरतमंद तक पहुंच सके जिसे इसकी ज़रूरत है। इसी के साथ मैं जितेंद्र कुमार विदा लेता हूं आपसे और फिर मिलेंगे मौज एनआरआई टॉक शो के नेक्स्ट एपिसोड में किसी अन्य अप्रवासी भारतीय से और बातें करेंगे एक नए विषय पे। तब तक के लिए धन्यवाद।